ऑर्गेनिज्म Good एंड evening, पॉपुलेशन। ठीक है, हमें दो ही चीजों के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म क्या है और पॉपुलेशन क्या है और इनका इंटरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है और पॉपुलेशन है, इनको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बेटा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब, इंटरेक्शन का मतलब क्या था कि में किस तरीके से ये उसके साथ रिलेट कर रहा है। इंटरेक्शन की स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड इवनिंग स्नेहा। अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि मान लिए कि एक पॉपुलेशन रह रही है आंट्स की, ठीक है, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है और इनका अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कैसा है, किस तरीके से ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, किन किन चीजों से ये इंटरेक्ट करते हैं और क्या कैसे बिहेव करते हैं। ये सब के सब जो स्टडी है, ये सब के सब जो इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे वो कहलाएगी आपकी इकोलॉजी या इकोलॉजी। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट yes, पॉइंट, sir. term was given by the term was given by Ernst Haeckel। ठीक है, अर्नस्ट हैकल ने ये टर्म दिया था। ठीक है, और ये ईयर थी आपकी 1869। ठीक है बच्चे, 1869 में अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी टर्म दिया था। इकोलॉजी को अगर देखा जाए तो हम दो ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं। इकोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं। ठीक, पहला ऑट इकोलॉजी, ठीक, दूसरा आपका सिन इकोलॉजी। ठीक है, यस तो सर। दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है इकोलॉजी को, एक ऑर्टिकोलॉजी, एक आपका सिन इकोलॉजी। ठीक है, अगर इकोलॉजी हम स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हैं या स्पीशीज का इंटरेक्शन देख रहे हैं आपस में या एबायोटिक एनवायरनमेंट में, वो कहलाती है आपकी ऑर्टिकोलॉजी। यानी कि कहते हैं इकोलॉजी, इसको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बदलेंगे, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज। अगर हम स्पीशीज का इंटरेक्शन देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी बेटा? ऑर्टिकोलॉजी। और अगर हम कम्युनिटीज का या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन देख रहे हैं वो आपका सिनिकोलॉजी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इकोलॉजी को कितने उसमें करा गया है? दो में, एक आपका ऑर्टिकोलॉजी, दूसरा आपका सिनिकोलॉजी। ठीक, यस सर। Yes, sir. इकोलॉजी आपके 4 लेवल के साथ कंसर्न रहती है, मतलब मेन उसका रहता है 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ेंगे हम इकोलॉजी में वो रहेगा बेटा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद आएगा पॉपुलेशन, उसके बाद आपका पॉपुलेशन, देन आपका कम्युनिटीज और उसके बाद आपका बायोम्स। तो जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आप इतने समझदार हैं कि समझ गए होंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी इसमें? ऑर्गेनिज्म। Organism. और लार्जेस्ट कौन सी होगी बेटा? बायोम। So बायोम्स। when a group of organism is basically population, and population make communities, and communities makes a biome, and all these come together under बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। ठीक है, ये सब का सब किस में आएगा? बायोस्फीयर में, जिसमें आप जानते हैं आयनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये सब के सब आते हैं। ठीक है,
तो ऑर्गेनिजम्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स ऑर्गेनिज्म, उसकी एक पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन कम्युनिटीज बनाती है। कम्युनिटीज के बाद एक और चीज आप याद रखना, मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, इट आल्सो इंक्लूड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा मैं, दे इंटरेक्ट, कम्युनिटीज आल्सो इंटरेक्ट विद फिजिकल और बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड मेक एन इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं इसे क्लियर कर दूं इससे कि आपके समझ में आ जाए। एंड इकोसिस्टम फॉर्म्स अ बायो, ठीक है, और थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे क्लियरिटी दे दी, ठीक है। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. एंड यू ऑल नो इकोसिस्टम क्या होता है इतना, या फिर हम अगले चैप्टर में उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये समझ में आई स्लाइड आपके, इसको लिख लेना आप। टर्म जो दिया था वो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था 1869 में। और इकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक ऑर्ट इकोलॉजी, दूसरा आपका सिन इकोलॉजी, ठीक है। और ऑर्ट इकोलॉजी इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में, या फिर स्पीशीज का जब इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो उसको ऑर्ट इकोलॉजी कहेंगे, और जब हम कम्युनिटीज का, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जब इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो हम उसको सिन इकोलॉजी कहेंगे, ठीक। आगे पढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनिज्म होता है और उसके आसपास के जो वातावरण होता है, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे हम ही लोग रह रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, हम लोग भाई यूपी वाले लोग हैं, ठीक है, तो हमारा अलग है। राजस्थान वाले लोगों का एनवायरनमेंट अलग है, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं। और जगह चले जाओ पोलर एरिया में, तो वहां पर लोगों का अलग है। तो इसके लिए हमें समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है बेटा, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ठीक है। अगर आप इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्म की लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आप बात समझिएगा, ये देखो ये क्या है, पोलर बियर है ना, Polar bear. तो ये क्या है, Camel. Camel. ठीक। अब ये 5 डिफरेंट आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं और डिफरेंट इनके एरिया ऑफ लिविंग दिख रहा है, यस। तो क्या हुआ है कि इस पोलर बियर ने कहां रह रहा है, ये इन एक्सट्रीम कोल्ड रीजन। ये कैमल कहां रह रहा है, इन एक्सट्रीम हॉट रीजन Desert. एंड, हाँ, डेजर्टी रीजन एंड ड्रॉटी एरिया, मतलब सूखे टाइप का, कैक्टस सिमिलरली। तो आप अगर इसको आप देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ है कि हर ऑर्गेनिज्म ने क्या करा है, अपने आप को एडॉप्ट करा है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब से क्या करा, अपने आप को एडॉप्ट करा है। तो जो ये एडप्टेशन आया है ना, इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ठीक। उसने उस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या क्या अपने अंदर चेंजेस करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊं कि यहां से जो आपने सड़क पे कुत्ते देखे है ना, देखे होंगे, Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो उनको लेके लेके जाओ क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में, पोलर एरिया पे, तो उनका सर्वाइवल होना मुश्किल होगा, है ना। 2-3 दिन में, या फिर हो सकता है एक ही दिन में वो मर जाए, पॉसिबिलिटी है ना, बिकॉज दे लैक फैट एंड दे लैक हेयरी बॉडी बहुत ज्यादा, है ना। तो जब तक वो इस हिसाब से एडॉप्ट नहीं करेगा तब तक वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसने जो भी अपने अंदर चेंजेस लेके आया है वो ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, दैट चेंजेस और दैट स्टडी इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, वो रोटेट करती है और अपनी एक्सिस पे वो टिल्ट होती है, हल्की सी टिल्ट होगी, ठीक। तो इसकी वजह से एनुअल वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर में, और हमारे बदलते क्या है, सीजन। जैसे अभी कौन सा सीजन आ गया, विंटर आ गया। Winter. अब जब ये सीजन बदलते हैं तो इनकी वजह से क्या फॉर्म होता है बेटा, बायोम, ठीक। बायोम फॉर्म होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये
जगह सीजन चेंज हो रहा है और वहां पर लगातार अर्थ के रोटेशन की वजह से लगातार क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या बन जाएगा बेटा, रेन फॉरेस्ट, ठीक। या फिर बारिश ही नहीं हो रही है तो कौन सा बायोम क्रिएट हो जाएगा, डेजर्ट। अब जरा यहां पर सवाल यह आता है कि जो मेजर जो बायोम है वो क्यों बने, एक डेजर्ट बना, एक कैसा बना बेटा, रेन बना, एक बना टुंड्रा। एक हमने तीन यहां पर दे रखे हैं, तीन ले लिए, और भी हैं, ग्रासलैंड है, एरिड है, तो बहुत सारे। तो ये जो बने हैं मेजर बायोम क्यों बने, बिकॉज ऑफ वेरिएशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक। ये वेरिएशन और प्रेसिपिटेशन, यहां प्रेसिपिटेशन क्या है, बहुत ही कम, यहां हाई, यहां मॉडरेट। तो क्या होगा, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पर जाहिर सी बात है ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है, और जहां पर रेनफॉल कम होगा तो वहां प्लांट्स दिखेंगे नहीं। तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल है उसकी वजह से क्या बनते हैं आपके बायोम्स। बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, आखिर यही जो वेरिएशन है ये लोकल है, अगर लोकल लेवल पे आ रहे हैं, ठीक, तो बहुत सारे डिफरेंट हैबिटेट बनते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएशन है तो विद इन अ बायोम क्या आता है, डिफरेंट हैबिटेट्स बनवाता है, ठीक है। इसको हम अब आगे देखते हैं। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी का है, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। इसमें क्या है कि जो बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन है किस रिस्पेक्ट पे है, चार्ट को समझना, पहले ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जो बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे बायोम बना, ठीक। अब जरा फॉर एग्जांपल हम डेजर्ट को ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या देखा है, इस तरफ मीन एनुअल टेम्परेचर, ठीक है, yes, sir. मीन एनुअल टेम्परेचर, ये जा रहा है आपका 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब प्रेसिपिटेशन अप टू 50, बात समझ में आई, ठीक। अगला आप देखें, सिमिलरली ग्रासलैंड अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेसिपिटेशन 100, ठीक है। कॉनिफोरस फॉरेस्ट टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेसिपिटेशन 100 to 250 सेंटीमीटर पर ईयर। समझ में आ रहा है? तो आपसे जो सवाल आ Yes, सकता sir. है, इसको डायग्राम को आंखों में बसा लो और इसको बना के देख लो एक बार, ठीक है। सवाल कैसा आ सकता है कि ये यहां से ये वर्ड गायब कर दें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डायग्राम रहेगा, टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, कोनिफेरस फॉरेस्ट, आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है, कोई भी एक वर्ड गायब कर दें और यहां पर लिख दें ए, है ना, यहां पर लिख दें, मान लो कि उन्होंने आपका गायब कर दिया टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बदले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए, और यहां पर लिखा हुआ है आपका बी, तो वो कहेगा आइडेंटिफाई ए एंड बी या नेम द ए एंड बी, तो वो आपको पूछ सकता है ऐसे, ठीक है। Yes, sir. देखो चैप्टर बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा आराम से समझने वाला, कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं बेटा, ठीक है। अगली चीज, लाइफ जो है ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत एक्सट्रीम या बहुत हार्श एनवायरनमेंट है तो वहां पर लाइफ नहीं है, लाइफ वहां पर भी है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट भी लाइफ है और हार्श हैबिटेट में भी लाइफ है। मतलब कि बिल्कुल एक्सट्रीम राजस्थान का डेजर्ट है तो लाइफ तो वहां पर भी है, वहां पर आपको क्या दिख रहा है, कैमल दिख रहा है ना, वहां पर आपको कैमल दिख रहा है। Yes, sir. और अगर हम देखें रेन सोक मेघालय Yes, sir. है ना, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा, लाइफ मिल जाएगी। लाइफ तो हर जगह है, ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर लाइफ ना हो। ये बात तो क्लियर हो गई? Yes, ठीक। sir.
चाहे आप Yes, sir. ओशियन के डीप में चले जाएं, आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा होगा, मैं आज मछलियों के बीच में आ गया हूं, इस तरीके से बोलते हुए देखा हो किसी को, है ना? तो क्या करते हैं वो सी डाइवर्स होते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं आल्सो इन द डीप ओशियन वेयर लाइट कैन नॉट रीच, इवन वहां पर भी। ठीक है, अब टोरेंशियल स्ट्रीम जो होती है मतलब प्रचंड धाराएं, है ना, जिसको हम हिंदी में बिल्कुल परफेक्ट हिंदी का नाम है प्रचंड धाराएं। अगर आप इनको देखेंगे तो क्या होगा कि यहां पर भी आपको लाइफ मिल जाएगी। परमाफ्रॉस्ट यानी कि स्नो लेडन पोलर रीजन, आप देखिए हमें क्या मिलते हैं स्नो लेडन पोलर रीजन पे, पेंगुइन्स, है ना, लाइफ वहां भी मिल रही है। अब हिमालय पे चले जाओ, आपको लाइफ वहां पर भी मिल रही है, हाई माउंटेन टॉप्स पे, है ना, लाइफ तो वहां पर भी मिल रही है। क्लियर बात? Yes, sir. Yes, sir. थर्मल स्प्रिंग्स में चले जाओ, वहां पर भी लाइफ मिलेगी, एंड कंपोजिट पिट्स में भी आपको मिथेनोजन्स मिल जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और मजेदार बात क्या है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है दैट इज आल्सो अ हैबिटेट फॉर मैनी माइक्रोब्स। जब आपने Microbes. ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर आपको पता होगा दे हैव मैनी माइक्रोब्स। ठीक है, चलिए Yes, sir. आगे चलते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो बेटा, जिंदा मतलब बायोटिक, ठीक, और मुर्दा मतलब एबायोटिक। Abiotic. Abiotic. ठीक है, मैं ही हूँ वो, मैंने दूसरा कोई नहीं है मीटिंग में मेरे नाम से, मैं ही हूँ एक्चुअली। वो क्या था, मुझे मैंने उससे स्टार्ट करके अपने दूसरे लैपटॉप पे स्टार्ट करी जिसकी वजह से मैं होस्ट हूँ। ये सवाल आया था मेरे पास, मेरे नाम से दूसरा कौन है, मैं ही हूँ। ठीक है, तो दो तरीके के आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, एक आपको बायोटिक, एक आपको सॉरी दो तरीके के फैक्टर मिलेंगे आपको, कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जिससे कि ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें आता है वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो आपके आएंगे किसमें? बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के दो ही कंपोनेंट है, एनवायरनमेंट में या तो जिंदा चीजें पाई जाएंगी या फिर डेड। ठीक, और जो लिविंग है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है उसको हम कहेंगे Biotic. Abiotic. Abiotic. एबायोटिक। ठीक है बेटा, Yes, sir. देखो अब इस वर्ड को आप याद रखना, इसको कहते हैं निके, है ना, NICHE। देखो निके जो है वो दो उसमें आता है। देखो जहां ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो दूसरा जो मेन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है वो ये पढ़ा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका रोल या पोजीशन क्या है एनवायरनमेंट में। ठीक है, वो कहलाती है उसके निके, क्या रोल वो प्ले कर रहा है। ठीक ठीक, हर ऑर्गेनिज्म का एक क्या कहते हैं, एक पोटेंशियल होता है कि वो डिफरेंट कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर सके और बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो उस पोटेंशियल के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म का अपना क्या है, एक रोल है, एक अपनी पोजीशन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और उस चीज को हम लोग कहते हैं निके। ठीक है, अब मान लो Yes, कि sir. कोई ऑर्गेनिज्म है वो रह रहा है इस जगह पे, ये एक्स ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रह रही है, तो इसका रोल क्या है, ये अर्थवर्म खा रही है। ठीक है, और इसकी ये पोजीशन है, ये इसके मान लो कि इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, तो ये इसकी पोजीशन हो गई। ठीक है, एंड
ये अगर ये जो है ये कहलाएगा इसका निके, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पर इस स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ये कहलाता है निके डेंसिटी। क्या कहलाता है बेटा? निके डेंसिटी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख सकते हैं। Yes, sir. पहले हम लोग बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें पहला आएगा आपका एबायोटिक फैक्टर, और एबायोटिक फैक्टर में पहला दे रखा है टेम्परेचर, फिर वाटर, फिर लाइट, फिर सॉइल। ये चार चीजें पढ़नी है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ठीक। सॉइल। तो टेम्परेचर क्या बेटा? भाई आपने देखा होगा कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो उनका कहीं ना कहीं या उनपे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, है ना, उनकी एक्टिविटीज पे, ठीक है। और टेम्परेचर जो है इवन सीजनली भी वेरी करता है एट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह कुछ और टेम्परेचर होगा तो दूसरी जगह कुछ और टेम्परेचर होगा। अगर मैं यहाँ पर अर्थ बनाऊं तो अर्थ बनाने के बाद मैं अगर यहाँ पर इक्वेटर बनाऊं, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर जानते हो ना, बीच का रीजन है ना। अब जैसे जैसे मैं इक्वेटर से दूर होता रहूंगा पोल्स की तरफ तो टेम्परेचर क्या होता रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, Decrease. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, Decrease. है ना। और सेम बात क्या है, ये प्लेन्स है, ये घास बनी है, इसको हम प्लेन्स कहते हैं, और यहां पर बना दे रहा माउंटेन, ठीक है। तो सिमिलरली द टेम्परेचर विल डिक्रीज गोइंग फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप, Mountains. है ना। ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। Decrease. एंड सब जीरो लेवल पहुंचेगा, आपको मिलेगा कहां पर? पोलर एरियाज में, या फिर जहां पर एल्टीट्यूड आपका ज्यादा हो। और जैसे ही आप डेजर्टिक इलाके को छुएंगे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? 50 डिग्री से भी ज्यादा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या करता है? वेरी करता है। टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। कैसे डिक्रीज होता है? फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू Mountains. माउंटेन्स, ठीक है। एवरेज जो टेम्परेचर है, अगर ये थोड़ा सा लाइन याद रख लेना बेटा, एवरेज बिल्कुल थ्योरेटिकल लाइन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल लाइन। एवरेज टेम्परेचर जो थर्मल स्प्रिंग्स में होगा और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होगा वो आपका 100 डिग्री तक पहुंच सकता है, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। मैंगो ट्री इन्होंने बड़ा अच्छा वो दिया है, जो आम के पेड़ होते हैं, दे कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। ये कहां नहीं ग्रो हो सकते? Temperate countries. टेम्परेट कंट्रीज में, ठीक है। Yes, sir. और केरला फॉरेस्ट में हमें क्या नहीं मिलता? स्नो लियोपार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। और आपका जो टूना फिश है वो रेयर होती है, अगर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ओशियंस के आगे चली गई या फिर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पार हो चुका है तो वहां पर वो नहीं मिलेंगी। तो ये छोटे से एग्जाम्पल है। करता क्या है, फर्क क्या डालता है? टेम्परेचर से इतना इफेक्ट क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये होती है टेम्परेचर जो है इफेक्ट करेगा काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग फ्रिज में क्या करते हो? सब्जी रखते हो, इवन खाना खाया और बच गया खाना भी रखते हो, है ना। Yes, sir. क्यों रखते हो? So वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छा, हाँ सर माइक्रो वही। ग्रो ना कर पाए, और दूसरी चीज खाना सर खराब वो ये डिटीरिएट ना हो, ठीक है। अच्छा एक मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ये अगर आपको बॉडी को प्रिजर्व करना हो, डेड बॉडी को, तो कहाँ रखते हैं आप? लो टेम्परेचर में, यस सर। है ना। तो क्या करता है ऐसा? लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट तो काइनेटिक्स पे हो रहा है सर वो एंजाइम्स वो होते हैं ना टेम्परेचर वो डिपेंडेंट मींस वो सेंसिटिव।
तो इसलिए वो स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही वो होते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं ना सर। अच्छा हाँ, गुड, चलो मैं समझ गया तुम्हारा आंसर। मैं इसको थोड़ा सा और आसान लफ्जों में कह रहा हूँ। लो टेम्परेचर पे आपका एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगर आपका एंजाइम इनएक्टिव हो गया तो जो रिएक्शन है, जैसे हमने एक पढ़ा था फ्लेवर सेवर टमाटो, याद है बेटा? हमने यस सर। उसमें पढ़ा था ना, जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटजीज फॉर, आपको पढ़ा है मैंने स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन? नहीं पढ़ा है आपको? नो सर। नहीं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पढ़ाया मैंने ये, ठीक है? तो याद होगा उसमें एक हाँ सर। टमाटो था जिसमें पॉलीगैलेक्ट यूरिनेज एंजाइम था। तो इस एंजाइम का काम क्या था? टमाटर की जो ऊपर की परत होती है उसको गला देना, ठीक है? अब टमाटर को हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठीक? फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है, टमाटर की लाइफ शेल जो होती है बढ़ जाती है, बिकॉज बाय लोअरिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है टेम्परेचर का। सो व्हाट डज टेम्परेचर डू? It affect the kinetics of enzyme, basal metabolism, and even the physiological function of an organism. तो टेम्परेचर यहां पर इफेक्ट डालता है, ठीक है? अब बात करी जाए कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने थर्मल टॉलरेंस की रेंज के हिसाब से दो कैटेगरी में कर दिया। ध्यान से सुना, टेम्परेचर की रेंज को टॉलरेट करने वाले, ठीक है? अगर मान लो कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि वाइड रेंज को टेम्परेचर, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें कि हम लोग ठंड में भी मैमल्स और बर्ड्स ले लो, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये विंटर से लेकर और आपके एक्सट्रीम समर तक सर्वाइव टॉलरेट कर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है विंटर में हम लोग बिल्कुल हाइबरनेशन में चले जाते हैं, नहीं ना, हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, उसको टॉलरेट कर जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लें, वो क्या कहलाएंगे बेटा? यूरी थर्मल, वो कहलाएंगे आपके यूरी थर्मल। और जो नहीं कर सकते या फिर उनका नैरो रेंज है, भाई 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही कर सकते हैं, इसके आसपास ही चलेगा, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है? वो कहलाएंगे आपके स्टेनोथर्मल। तो यहां पर मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं बेटा, आफ्टर 5 मिनट्स मीटिंग विल एंड एंड प्लीज ज्वाइन अगेन, ओके? सो यहां पर हम लिख दें एग्जांपल के तौर पर बर्ड्स एंड मैमल्स, और यहां पर जो एग्जांपल आएगा वो आपका आएगा पोलर बियर। समझ में आ गई मेरी बात? एग्जांपल को सुनते ही यस, तो सब ये डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं बोल सकते कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड? सर सीधे सीधे कि डायरेक्ट कि कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड है ये? बिकॉज क्या होता है ना, मोस्ट मैमल्स ऐसे हैं, चलो ये सवाल मैं दे रहा हूं, एग्जांपल ऑफ स्टेनोथर्मल मैमल, ठीक है? बिकॉज देयर आर सम मैमल्स व्हिच कैन नॉट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना? ये मैंने आपको ही दे दिया सवाल, अच्छा करा तुमने पूछ लिया, है ना? यस सर, आप ही को सवाल मिल गया, ठीक? लिजर्ड्स, reptiles and amphibian, तो ये सारे के सारे, इवन प्लांट्स भी लिख लो, प्लांट्स, ये सब क्या है बेटा? आपके स्टेनोथर्मल। इनको लगभग कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दोगे तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो समझ में आ गया दो चीजें, एक तो यूरीथर्मल, एक दूसरा आपका स्टेनोथर्मल। क्लियर बात? यस सर। सर आप मेरे से एग्जांपल बता दीजिए, मुझे निकालना क्या है सर्च करके? देखो आपने मुझसे पूछा था कि सर ये पूरे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल क्यों नहीं कह रहे हैं, ठीक है? मैंने कहा बिकॉज देयर आर सम बर्ड्स एंड मैमल्स व्हिच आर नॉट यूरीथर्मल, ओके? यस सर। सो यू हैव टू टेल मी नेम और स्पीशीज ऑफ दोज बर्ड्स एंड मैमल्स व्हिच आर व्हाट? नॉट यूरीथर्मल।
वेरी गुड। ठीक है सर, ओके सर। अब बात करेंगे वाटर की। वाटर क्या है? वाटर 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 तो बेसिकली क्या है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ, सुना हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा था चैप्टर, याद आ रहा है? ठीक है, अगर कंडेंस टेम्परेचर कूल डाउन नहीं होता तो वाटर प्रेसिपिटेट नहीं होता और हम लोग आज ये पढ़ नहीं रहे होते। इसके बाद क्लियर है ना? क्योंकि वाटर Yes, नहीं sir. बनता तो लाइफ नहीं बनती, भाई माइक्रोस्फीयर कोसर्वेट्स नहीं बनते तो कोई वही नहीं था। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, ठीक, वो क्या बच्चे? वाटर है। ठीक, अब इस वाटर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म बने। भाई जहां एबंडेंट वाटर था तो वहां पर तो भाई आपके बहुत खूब जो ऑर्गेनिज्म आए तो वो पानी भी ज्यादा पीते हैं, और जब प्लांट्स की बात करूं तो ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर जहां पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो वहां पर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? डेजर्टी ऑर्गेनिज्म। तो उनके पास स्पेशल एडेप्टेशन आ जाता है लिमिटेड वाटर के हिसाब से। ठीक है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्टिविटी है और डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का, वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? वाटर पे। क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही आसानी से क्या ग्रो करेंगे? प्लांट्स। ठीक है, जितना अबंडेंट वाटर होगा, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। भाई CO2 plus H2O will release glucose and oxygen, sorry हाँ ऑक्सीजन। ओके, सो तो प्लांट के लिए क्या जरूरी है? वाटर, है ना? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार को सॉइल ना हो चलेगा। सॉइललेस कल्चर सुना है आपने? No, sir. सॉइललेस कल्चर नहीं सुना? अरे सॉइललेस कल्चर में क्या होता है कि आपका जमीन मीनिंग पता है कि बिना सॉइल के ग्रो करो। बस 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 आप सॉइल तो बेसिकली कुछ नहीं काम करती। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना बेटा, उनको आप मेनली प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, हार्मोन्स की जरूरत है। आप वाटर ले लो और उसमें डाल दो, उसमें न्यूट्रिएंट डाल दो, हार्मोन्स डाल दो और प्लांट को ग्रो करा दो। तो दैट इज सॉइललेस कल्चर। इन विट्रो की तरह ना सर? हाँ, इन विट्रो की तरह। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, सो नाउ ये समझ में आ गया? अब दोबारा कनेक्ट कर दो। Yes, ठीक है, sir. दोबारा कनेक्ट कर लो आप लोग। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। चलिए, फिर इतना समझ में आया? जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी प्लांट की, वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा? उस वाटर पे, Water. ना? देखो, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उसकी केमिकल कंपोजिशन हो, चाहे उसका वो पीएच हो। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में मेनली हम लोग बात करते हैं किसकी? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की, सैलिनिटी की। अब वो हम देखते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड में। जो इनलैंड वाटर्स होते हैं उसमें कितना रहता है? Less than 5. Less than 5 in inland water and 30 to 35 in the sea and more than 100 in some hypersaline lagoons। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये वेरी करता है वाटर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर में। ठीक है, अगर सी का है तो वहां पर ज्यादा आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन मिलेगा। जो इनलैंड वाटर होते हैं तो उसमें नमकीन कम होता है ना बच्चे, है ना? तो उसमें लेस देन 5 होता है। और जब आप बहुत ज्यादा जो घाट वगैरह होते हैं वहां चले जाओगे, तटीय इलाके होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? मोर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड आपको क्या मिलता है? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। तो वाटर इस हिसाब से भी वेरी करता है। ठीक, तो अगर हम टॉलरेंस कैपेसिटी के हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो दो टाइप के हमें ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर के हिसाब से डिवाइड करा था ना बेटा? Yes, sir. याद है? एक यूरी थर्मल, एक स्टेनोथर्मल।
उसी तरीके से वाटर के हिसाब से हमारे पास क्या आते हैं, दो तरीके के, यूरिया हैलाइन एंड आपके स्टेनो हैलाइन। यूरिया हैलाइन जो होते हैं बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, ठीक है बेटा। और आपके यस सर, स्टेनो हैलाइन क्या होते हैं, टॉलरेट करते हैं ओनली अ नैरो रेंज, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। तो एग्जाम्पल जो है बेसिकली क्या है, ये है आपका एक ये फिश और एक आपकी ये क्रैब, जो कॉमन मॉली इसे कहते हैं, और कार्सिनस मेनस, ठीक है। ये तो आपका क्या है बेटा, साफ साफ दिख रहा है क्या है, वो क्रैब है। और दूसरा आपका गोल्ड फिश, आपने देखा होगा एक्वेरियम में भी पालते हैं इसको, है ना, देखा एक्वेरियम में, देखी गोल्ड फिश यस सर, है ना। और हेडॉक, ये दो फिश ऐसी हैं जो कि आपकी स्टेनो हैलाइन है। इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि ये आप ज्यादा फैमिलियर हैं, ठीक है। ठीक। यस सर, जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल हैं वो ज्यादा टाइम तक आपके सी वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते, और ना ही आपके सी वाटर के जो एनिमल हैं वो ज्यादा टाइम तक किस में सरवाइव कर पाएंगे, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर, दोनों का ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, डिफर है, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम करेगा, उनकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके यूरिया हैलाइन कैन नॉट survive for long in sea water and stenohaline cannot survive more in fresh water. Oh sorry, उल्टा बोल दिया मैंने, यूरिया हैलाइन cannot survive in fresh water for long and vice versa. अब क्लियर है? यस सर, चले, लाइट दुनिया को जरूरत है, अगर लाइट नहीं होती तो कुछ नहीं होता, ये भी प्लांट्स नहीं, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। और प्लांट ही क्या रिलीज करता है बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना। तो और हम लोग जानते हैं कि भैया प्लांट्स को किसकी जरूरत है, सनलाइट की। लाइट, क्यों जरूरत है भैया, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा भाई, अपने लिए तो ग्लूकोज बना लेगा, हमारे लिए ऑक्सीजन, स्टार्च प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो क्या होता है, लाइट जो है, सनलाइट इसीलिए कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये देखें आप, ये क्या है, ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट यह बात लिखी हुई, जो छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे हर्ब्स, जैसे आपके शर्ब्स, ये करते हैं, ये ऑप्टिमली अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कौन से पेड़ है, बड़े बड़े कैनोपी टॉल ट्रीज, तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर लाइट को वो यूज कर लेते हैं या नीचे नहीं आने देते, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे पेड़ है उनको लाइट कितनी मिलती है, कम, कम, ठीक है। बात समझ में आई, जो ये छोटे छोटे पेड़ हैं इनको लाइट मिलती है बेटा कम, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, एडप्ट कर लिया कि अंडर वेरी लो लाइट दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बात क्लियर है ना कि यस सर, अगर ये तो हम लोग बिल्कुल डार्विन की बात को तो बिल्कुल याद ही रखना है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा फोटो पीरियडिज्म, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। क्यों कहलाते हैं वो, क्योंकि भैया वो डिपेंड करते हैं सनलाइट पे फ्लावरिंग के लिए, है ना। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ आपके आपने ऑर्गेनिज्म सुना होगा, कॉकरोच के बारे में सुना होगा, वो आपका नॉक्टर्नल है, या पे कह रही रात में निकलने वाला, है ना।
कुछ आपके दोनों वक्त में काम करते हैं, तो वो डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइट्स। ठीक है, सन जो है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन लैंड। ठीक है, जाहिर सी बात है, लाइट का ही नहीं है, वो टेम्परेचर का भी है। ठीक है, अगर आप 500 मीटर से ज्यादा, ठीक है, ओशियन में चले जाएंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा आपको, डार्क, एंड देयर इज नो एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। कौन कौन बच्चा है अभी हमारे पास? अंजलि है, आशिना है, भानु, स्नेहा, सॉरी भानु, स्नेहा और आखिर में उज्जवल, है ना, यही है ना? और मैं सवाल देने वाला था, मुझसे Yes, sir. क्या हो गया? यस सर। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, ठीक है, अब वही क्वेश्चन मुझसे पूछ मत लेना वापस से। हाँ, ये क्या कहा हमने, यहाँ बात कर रहे थे ना कि डीप ओशियन में डार्क है, कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है सन से। हाउ इफ देयर इज लाइफ अंडर द डीप ओशियन, हाउ दे सर्वाइव? ओके, कैसे सर्वाइवल? प्लीज टाइप ना बेटा, टाइप कर दीजिए सर क्वेश्चन। श्योर। If there is no light under deep ocean, how organism, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अगला है सॉइल, है ना। अगर आप सॉइल को देखेंगे तो हर मिट्टी एक जैसी नहीं लगती ना, है ना, मिट्टी Yes, आपको sir. अलग अलग, अगर आप स्टेट में चले आओ, देखिए हमने जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में, गन्ने के बारे में पढ़ा होगा कि एक ऑफिसिनेरम था, एक बारबेरी थी, दो वैरायटी थी, एक नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो रही थी, एक नहीं हो रही थी, याद आ रहा है? शायद Yes, नहीं आ sir. रहा होगा, कोई बात नहीं। तो उस सॉइल का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। अब जो ये सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, नेचर है, वो डिफरेंट क्यों रहता है? सबसे पहला रीजन क्या है बेटा? क्लाइमेट। दूसरा रीजन वेदरिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो उखड़ उखड़ के बनी, भाई रॉक से ही तो बनती है ये सॉइल, है ना, जो उसके वेदरिंग प्रोसेस है, और जिस तरीके से वो सेडिमेंट हो रही है, और सॉइल का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीजें तो पढ़नी नहीं है, ये पेडोलॉजी में पढ़ोगे, जब आप सॉइल की स्टडी करोगे आगे चल के, अगर आपने करी तब आप वहां जाके पढ़ेंगे। तो आपको याद कर रखना है, जो नेचर और प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की, वो डिफरेंट है। उसकी वजह आपको याद रखनी है। पहली वजह क्या बेटा? क्लाइमेट। दूसरा Climate. वेदरिंग प्रोसेस, Weathering of है ना। process. तीसरा आपको सेडिमेंटेशन, और फोर्थ आपका मेथड ऑफ Soil development. सॉइल डेवलपमेंट। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब Yes, sir. सॉइल की कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, ये तीन चीजें, ठीक। किसी भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बताता है, कितना ये वाटर को होल्ड कर सकती है। अगर किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम है, तो वो उतनी ही कम क्या होगी? उपजाऊ होगी। क्योंकि वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपकी यील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। Yes, sir. ठीक, अगली चीज, ये जो करेक्टरिस्टिक है और कुछ पैरामीटर हैं, जैसे कि पीएच, सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल में कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, और किस एरिया की सॉइल है। टोपोग्राफी कहते हैं बेटा एरिया, वहां पे लैंड कौन सी है, ठीक है।
उस हिसाब से आप क्या बता सकते हैं कि वहां पर किस तरीके का वेजिटेशन होगा और कौन से एनिमल्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सॉइल्स हैं, आप यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, ठीक है। किस बेसिस पे मिल रहे हैं, उनका पीएच कैसा है, सॉइल का, सॉइल की कंपोजिशन कैसी है, सॉइल कहाँ पे पाई जा रही है, आप बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। यस सर। मान लो, चलो ये तो 4 हमारे अबायोटिक फैक्टर हो गए, लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल। तो इनसे आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म की, ठीक, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, है ना, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का अब इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कैसा रखते हैं बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक, फर्क नहीं पड़ता कि कितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो वेरी करे, ठीक। ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज नोन एज होम्योस्टैसिस, ये आप याद रखिएगा। द प्रॉपर्टी और द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज होम्योस्टैसिस। ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके से होता है, रेगुलेट करें, कॉन्फॉर्म करें, माइग्रेट कर जाओ या फिर सस्पेंड हो जाओ, है ना। और इन 4 को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 फिर हम आगे पढ़ेंगे, इसका बिल्कुल अलग टॉपिक है ये, ठीक है बेटा। तो अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, यस सर। अभी क्या पढ़ा हमने, ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अपना कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रखता है, उसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके से, रेगुलेशन, कॉन्फॉर्मेशन या रेगुलेट करना, कॉन्फॉर्म करना, माइग्रेट कर जाना, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्या है, गर्मी में इसको पसीने छूट रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, ठंड में इसने कपकपाने लगा, ठीक है, इसने अपने आप का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये एक जगह से चिपक गए हैं अपने आप को कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए, ठीक। ये बर्ड्स जो हैं क्या कर रही हैं बेटा, माइग्रेट कर रही हैं, एक जगह से जा रही हैं। दूसरा, इसने अपनी ग्रोथ ही रोक दी, सस्पेंड कर दिया अपने आप को, है ना, मैं दुनिया से सस्पेंड हो गया, मुझे मतलब नहीं। जैसे स्पोर्ट्स हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एडवर्स कंडीशन में ग्रो नहीं होते, भाई प्लांट के सीड नहीं ग्रो होते एडवर्स कंडीशन में, है ना। यस वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है Yes, बेटा, सस्पेंड करना अपने आप को। तो हम ये चारों चीजें और भी आगे का चैप्टर कब पढ़ेंगे, कल, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया इतना, यस Yes. सर। उज्जवल, अंजलि, भानु, स्नेहा, सबसे पूछ रहा हूं मैं, यस सर। Yes, sir. सबके आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आशना, आशना भी लगी थी। चलिए फिर यस सर, आ गया। कल देखते हैं आगे का, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय। वेलकम, बाय, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, Thank you, sir. यस। वेलकम।